हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने इन क्वेश्चंस को इजी टू डिफ़िकल्ट की अरेंज किया है कि हम पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ेंगे। और इन क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि मैं स्टार्टिंग में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता चलूं, जिससे कि जो लास्ट में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो मैंने रखे हैं उनको समझने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। यानी लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। सबसे पहली स्टेज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर हमारी पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। तो पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल। जैसा कि हमें पता है कोलबर्ग ने तीन जो है लेवल दिए हैं। पहला लेवल दिया है प्री कन्वेंशनल का, जिसके दो इसमें स्टेजेस हैं। सेकंड जो दिया है वो दिया है कन्वेंशनल का, इसमें भी दो स्टेजेस हैं, थर्ड एंड फोर्थ। और जो थर्ड जो दिया है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें भी दो स्टेजेस हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हमारा आता है प्री कन्वेंशनल, उसके बाद कन्वेंशनल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल। यानी पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, नॉन कन्वेंशनल कुछ नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोलबर्ग इवेल्युएटेड द खाली जगह अमंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच किस चीज का मूल्यांकन किया है, हमें इस चीज को फिल करना है। इंपैक्ट ऑफ प्रेज ऑन इमोशन, प्रशंसा और भावनाओं का, इस पे तो नहीं किया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इस पर नहीं किया है। कोर्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, नहीं। भावनात्मक विकास का क्रम, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्क का विकास, हमारे इसकी जो है इस नाम से एकदम स्पष्ट है, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। उन्होंने इसी बात का जो है डेवलप किया है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग। यानी जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है उसकी रीजनिंग जो है किस तरीके से जो है बदलती चली जाती है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हुआ वो हुआ डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्क का विकास। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाई लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। अपनी मोरल रीजनिंग की थ्योरी में कौन सी स्टेज नहीं दी है। कन्वेंशनल स्टेज जो कि सेकंड स्टेज है वो दिया है। अनकन्वेंशनल, मैंने अभी बताया था ये ऐसी कोई स्टेज नहीं होती। पोस्ट कन्वेंशनल थर्ड स्टेज होती है, ये थर्ड लेवल होता है, सेकंड लेवल, स्टेज नहीं बल्कि लेवल होता है ये लेवल। एंड प्री कन्वेंशनल हमारा फर्स्ट लेवल होता है। तो अनकन्वेंशनल स्टेज जो है कोई स्टेज नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर है नॉट प्रपोज्ड बाई, तो इस पर नॉट को हमें जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इस नॉट का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोलबर्ग यूज्ड टू इवेल्युएट द मोरल रीजनिंग अमंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। यानी लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया। यानी जो उन्होंने अपनी जो थ्योरी डेवलप की है, ये जो पूरी थ्योरी डेवलप की है वो किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से उन्होंने डेवलप की। पेपर पेन टेस्ट नहीं, उन्होंने कोई पेपर पेन टेस्ट नहीं लिया बच्चों का या वयस्कों का। ड्राइंग भी उनसे नहीं बनवाई, चित्रकला उनसे नहीं कराई, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स भी नहीं लिए। बल्कि उन्होंने क्या किया, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट की। उन्होंने कुछ इस तरीके की कुछ सिचुएशंस बनाई, हाइपोथेटिकल कहते हैं परिकल्पित, यानी कुछ उन्होंने परिकल्पनाएं की, कुछ कल्पनाएं की, उनके बेसिस पर बच्चों से उन्होंने रिस्पॉन्ड मांगे। जैसे उनकी कुछ परिकल्पना थी कि अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो क्या डॉक्टर उसको जो है मर्सी किलिंग दे दे, उसको जहर का इंजेक्शन लगा दे उसको दर्द से आज़ाद करने के लिए। तो बच्चों को यहाँ पे यस या नो करना था। ऐसे ही कहा जाए कि आप जो है नाव में बैठे हुए हैं, आप उसमें आपका एक दोस्त बैठा हुआ है और आपका कोई एक और दोस्त बैठा हुआ है, दो दोस्त बैठे हुए हैं लेकिन आप किसी एक को बचा सकते हैं, तो आप किसको बचाएंगे। इसी तरीके से एक बहुत फेमस इनकी एक परिकल्पना थी हेंस। हेंस एक आदमी का नाम है, इसकी एक वाइफ होती है जो बहुत बीमार होती है, और डॉक्टर कुछ दवा देता है, दवा बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है।
तो हेन्स जो है उसको खरीदने में असमर्थ होता है, तो उसके बच्चों को सिचुएशन दी गई कि क्या वो दवा को स्टील कर ले, क्या वो मेडिकल से उस दवा को चुरा ले अपने जो है बीवी को बचाने के लिए, या अपनी बीवी को मर जाने दे। तो इन्हीं बेसिस पर बच्चों ने रिस्पॉन्ड किए और इसी पे उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी डेवलप की। तो इस किस बेसिस पे की? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी परिकल्पित स्थितियां। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन फॉर राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। अब जैसे हेन्स था, ठीक, दो सिचुएशन थी उसके पास, या तो था कि वो अब दवा को चुरा ले या अपनी बीवी को मर जाने दे, हाँ, बीवी उसकी मर जाने दे। दो सिचुएशंस थी उसके पास। तो अब इसी को प्रोसेस इन्वॉल्व इन मोरल जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब इसमें से कौन सी चीज सही है? इस सिचुएशन में चुराना सही रहेगा या जो है बीवी को मर जाने दे, भले चोरी ना करे। तो इन्हीं को क्या कहा है उन्होंने? क्या उन्होंने कहा है मोरालिटी कोऑपरेशन, नैतिकता सहयोग, या नैतिक असमंजस, मोरल डेलिमा? डेलिमा में तो है, या तो चुराए या बीवी को मर जाने दे, डेलिमा तो है। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहा है? मोरल रियलिज्म भी नहीं कहा है, नैतिक यथार्थ, बल्कि इसको कहा है मोरल रीजनिंग थ्योरी। ये मोरल रीजनिंग की कि किस तरीके से जो है इंडिविजुअल में मोरल रीजनिंग का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरल रीजनिंग। बात समझ में आई? यहां पर बात की गई थी सिंपली, इसको मैं रब कर देता हूं। सिंपली यहां पे बात की गई थी द प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि चुराना सही रहेगा या मर जाने दे अपनी वाइफ को। तो इसको हम कहते हैं मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क शक्ति। बात यहां तक क्लियर हुई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज टू हेन्स डिलेमा, यानी हेन्स की दुविधा पर, इस दुविधा को हम कहते हैं मोरल डिलेमा, यानी जो अभी हमने डिस्कस किया था, पर बच्चों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने विशिष्ट विकासात्मक चरणों का प्रस्ताव दिया। यानी लॉरेंस कोलबर्ग हैज प्रपोज्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ व्हाट। उन्होंने क्या थ्योरी दी? सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी? नहीं दी। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी? नहीं दी। पर्सनल डेवलपमेंट की थ्योरी? नहीं दी, बल्कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दी, नैतिक विकास की थ्योरी उन्होंने दी। देखिए अभी एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते चले जाएंगे। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनके बेसिस पर हम जो है क्वेश्चंस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस स्टेज में आता है, किस लेवल में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। यानी किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? आत्म केंद्रित, यहां पे एक कीवर्ड आया, देखिए आत्म केंद्रित, और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ये दो कीवर्ड है, अपना लाभ देखना, रिवार्ड ओरिएंटेड, और सेल्फ सेंटर्ड और ऑन बेनिफिट। तो किस स्टेज पे होते हैं? एट द थर्ड स्टेज इन द सेकेंड लेवल की जो है थर्ड लेवल पे, या एट द फिफ्थ स्टेज इन द थर्ड लेवल। आइए पहले डिस्कस करते हैं इसको। ये होता क्या है हमारा, जो हमारी फर्स्ट जो लेवल है हमारा, वो होता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं। ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 4 ईयर पे स्टार्ट होता है और 10 साल तक हमारा ये चलता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 साल से पहले बच्चे के अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती। यानी मोरालिटी क्या होती है? एब्सेंस होती है। यानी बच्चे के अगर बात की जाए कि अगर क्वेश्चन आता है कि बच्चे के अंदर मोरालिटी कब स्टार्ट होती है, तो वो 4 साल की स्टेज पे बच्चे के अंदर मोरालिटी स्टार्ट होती है। तो इसकी जो पहली स्टेज है, जब बच्चा 4 साल का हुआ, और इसकी जो पहली स्टेज है, यहां पर बच्चा जो मोरालिटी उसकी जो होती है, या नैतिकता जो होती है, वो फैसला सिर्फ इस बात पर लेता है पनिशमेंट से बचने के लिए।
वो अपने बड़ों को ओबे करता है सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए। क्या वो होमवर्क करके ले जाएगा कि बच्चे कहीं उसको जो है क्लास में बेइज्जत ना कर दिया जाए, उसको पीट ना दिया जाए, उसको सजा ना दे दी जाए, या उसको जो है कोई चीज ओबे करना है अपनी किसी भी चीज का सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए। ये स्टेज हो गई इसकी प्री कन्वेंशनल लेवल की, स्टेज 1। अब अगर स्टेज 2 की अगर बात आती है तो यहां पर बच्चा क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट, सिर्फ अपना जो है फायदा देखेगा। क्या देखेगा? अपना फायदा देखेगा। कोई भी चीज उसको अगर कहोगे तो कहेगा इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा पंचायत में विधायक जी कहते हैं, विधायक जी ने जो है ना अपना मोरल जो लेवल है ना विधायक जी का, वो सेल्फ इंटरेस्ट तक ही सीमित है। वो कहते हैं इसमें हमारा क्या फायदा। ठीक है। ऐसे ही आती है रिवार्ड ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कोई अगर कोई चीज को फॉलो करता है तो उसको क्या चाहिए, रिवार्ड चाहिए, कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा। इन चीजों पर रिवार्ड ओरिएंटेशन जो है अपना जो है वो देखता है। ऐसे होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। यानी अगर क्लास में अगर जो है किसी बच्चे ने उसको धक्का दे दिया तो दूसरा बच्चा भी उसको धक्का दे देगा। किसी बच्चे ने उसका जो है कॉपी फाड़ दी तो वो उसका भी कॉपी फाड़ देगा। तो यहां पे मोरालिटी है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और एक और कीवर्ड यहां पर आता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। जहां पर भी अगर बच्चे को फायदा दिखेगा, सिर्फ जहां पर बच्चे को अपना फायदा दिख रहा होगा, अपना कोई रिवार्ड दिख रहा होगा, उन्हीं चीजों पर बच्चे की मोरालिटी पूरी बेस्ड होगी। तो हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज जो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए ओबे करता है। सेकंड स्टेज में बच्चा अपने फायदे के लिए, रिवार्ड के लिए, टिट फॉर टैट के लिए और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस के लिए मोरालिटी उसकी उन्हीं पर बेस्ड होती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट स्टेज चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। यानी किस पर बच्चा आत्म केंद्रित होता है, इसको हम कहते हैं आत्म, अपना फायदा देना, आत्म केंद्रित। ठीक। तो आत्म केंद्रित होता है और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो यह बात आती है हमारे लेवल फर्स्ट के सेकंड स्टेज में। अब ये आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहां पे है। एट द थर्ड स्टेज नहीं, ये तो होगा ही नहीं। एट द फिफ्थ स्टेज ये भी नहीं होगा। एट द फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट लेवल ये भी नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज में ओबीडियंस होता है पनिशमेंट से बचने के लिए। एट द सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहले स्तर के दूसरे चरण में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये बात आपकी क्लियर होगी, पूरा प्री कन्वेंशनल लेवल आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मोरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट, यहां पे डू टिपिकली चिल्ड्रन बिलीव दैट, क्या बिलीव करते हैं, पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन ए गुड वेज। यानी लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो यहां पर बात आ रही है कि हम सोसाइटी की बात आ रही है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलें, सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहां पर चलना है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल में तो हमारा पनिशमेंट से बचना और रिवार्ड ओरिएंटेशन होता है। तो ये प्री ऑपरेशनल तो कोई होता ही नहीं, बल्कि ये प्री कन्वेंशनल का है। ये पोस्ट कन्वेंशनल में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर होता है कि हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं और यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा था कन्वेंशनल, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि कन्वेंशनल स्टेज में होती क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा जो कन्वेंशनल जो स्टेज है, हमारी कन्वेंशनल जो लेवल है, हमारा जो सेकंड लेवल हमारा कहलाता है कन्वेंशनल लेवल, ये चलता है हमारा 10 साल से लेकर 13 साल तक चलता है। इसका जो थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल की। यहां पर बच्चा अपनी इमेज सिर्फ इसलिए चीजों को फॉलो करता है कि उसकी इमेज जो हो, उसका जो पूरा एक कैरेक्टर जो बने वो गुड बॉय या गुड गर्ल का बने। वो चीजों को अपने टीचर की बात मानेगा और भी कुछ चीजें करेगा सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे अच्छा समझें। और इसकी स्टेज फोर्थ जो होती है ये बेस्ड होती है लॉ एंड ऑर्डर पे। वो कहता है कि जैसा सोसाइटी ने रूल बना दिया है, जो रूल बना दिए उन्हें आपको फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए।
हमने जो जो सोसाइटी ने जो रूल बनाए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करना है। तो ये हमारी कन्वेंशनल लेवल आ गया। इसकी दो स्टेजेस हुई, गुड जो स्टेजेस 3 है वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल की है, और फोर्थ जो स्टेज है वो लॉ एंड ऑर्डर की। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज, यानी लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो सिंपली ये स्टेज हमारी हो गई कन्वेंशनल लेवल, यानी पारंपरिक स्तर की। हमारे इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो ये बात समझ में आई। आगे हम बढ़ते हैं। निशा इंश्योर टू फिनिश गिवन होमवर्क टू अवॉइड द शेम दैट शी मे बी सब्जेक्टेड टू बाई हर टीचर फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। निशा है कोई अपना काम करके स्कूल को ले जा रही है, सिर्फ इसलिए लेके जा रही है वो कि उसको जो है क्लास में शर्मिंदा ना होना पड़े, क्लास में उसको खड़ा करके बेइज्जती ना कराई जा सके। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसका तर्क चरण को दर्शाता है। देखिए अब यहां पर जो है थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है। एक तो पहला पनिशमेंट से कंफ्यूजिंग होता है, ये पनिशमेंट है। दूसरा होता है गुड बॉय एंड बैड बॉय, जो इमेज थी हमारी गुड बॉय एंड बैड, इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूं। जो इसमें जो कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो सिंपली ये होता है कि वो हम यहां पर लगा देते हैं प्री कन्वेंशनल कि भाई पनिशमेंट है ये अवॉइड टू अशेम, ये जो है क्या है, ये पनिशमेंट है। जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि शेम से, शर्म से अगर उसको खड़ा कर दिया जाए। यहां पे आप वर्ड गौर कीजिए, टू अवॉइड शेम दैट शी मे बी सब्जेक्टेड टू बाई हर टीचर फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, यानी अगर उसको क्लास में खड़ा कर दिया गया कि आप भाई होमवर्क नहीं लेके आए हो तो वो गुड गर्ल नहीं रहेगी। तो ये कौन सी स्टेज आ गई हमारी, ये हमारी कन्वेंशनल की थर्ड स्टेज पे आ गए हम, यानी इस स्टेज पे यहां पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल नहीं होगा, फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ होता नहीं है, प्री कन्वेंशनल भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली कन्वेंशनल यानी परंपरागत। चीज क्लियर हुई यहां तक, आगे बढ़े। अ चाइल्ड रीजन दैट, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। कोई बच्चा कह रहा है कि अगर कोई कानून है जिनको जो हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं, जो चीजों को सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें डेमोक्रेटिक वे में हम जो है बदल सकते हैं। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डज दिस चाइल्ड कम्स अंडर। आपने जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस तो मूवी देखी होगी, तो वो कहता है कैजुअलिटी में क्या फॉर्म भरना जरूरी है, पहले फॉर्म भरना जरूरी होता है, तो बाद में वो कहता है कि नहीं, इस फॉर्म भरने को चेंज कर दो। किस चीज से, म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, कि हम जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, क्या चीज आ रही है यहां पे, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, हम जो हमारे जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ये बात कौन सी स्टेज में आती है, हम जब प्री कन्वेंशनल स्टेज में थे तो हमारा पनिशमेंट था और रिवार्ड था, हेटेरोजेनियस मॉडलिटी कुछ नहीं होती, ऑटोनॉमस कोई। पोस्ट कन्वेंशनल, अब पोस्ट कन्वेंशनल में दो चीजें आती हैं। या पहली जो इसकी स्टेज है जो 5 जो आती है, वो कहता है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कि जो सोशल रूल्स हैं, जो हमारे सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हुए हैं उनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, लोगों के भले के लिए। और कुछ हमारे जो इसकी 5th स्टेज आती है वो आती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की। इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है वो उसको हम कहते हैं उत्तर पारंपरिक लेवल, 13 एंड अबव से होता है। इसमें जो रूल्स जो होते हैं सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं। इनमें बच्चा न किसी के डर से, न किसी रिवार्ड के बेसिस पर, न अपने आप को गुड बॉय या बैड बॉय कराने के बेसिस पर, इन चीजों पर या सोशल
रूल्स के बेसिस पर चीजों को, मोरालिटी को फॉलो नहीं करता है, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेड रूल्स कि हाँ भाई जो है पहले फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, पहले अगर मरीज मर रहा है या कोई भी चीज हो रही है तो पहले भाई उसको जो है ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके बाद फॉर्म भर लिया जाएगा। तो सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल रूल्स होते हैं, यानी इसमें स्टेज 5 में कहते हैं कि लॉज कैन बी मॉडिफाई फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और ये जो मॉडिफिकेशन जो होगा वो किस बेसिस पर होगा? डेमोक्रेटिकली होगा ये जो है चेंज। और इसका जो 6 स्टेज आती है वो आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये कहता है कि कुछ हम जो है कुछ मोरल चीजों से भी ऊपर जाकर हम अपने जो है रूल्स को, हम अपनी मोरालिटी को कर सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो ये कह रहा है कि a child reason that if the laws are not meeting the need of the people, they can be changed through the mutual agreement and democratic procedure। तो इसका सिंपली जो आंसर हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल की जो लेवल है, थर्ड लेवल का हमारा जो 5th स्टेज पे इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। At which stage of Lawrence Kohlberg moral development theory do individual reason that human right and justice is most important if they go against the societal rules? ये वही बात आगे जो मैंने अभी कहा था कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किस चरण में व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ जाएं। तो ये किस चीज पे आएगा? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पे ये बिल्कुल नहीं आएगा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल नहीं आएगा, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है वो लेवल 1 की बात हो रही है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल लेवल 2 की बात हो रही है, सोशल ऑर्डर ये भी लेवल 2 के 4th स्टेज की बात हो रही है। ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के अंदर आएगा। यानी कि अगर हम कोई ऐसी चीज है, मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ जाएं। जब बच्चे की एज 13 ईयर से अबव हो जाती है, और इस स्टेज पे बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, जो हमारी पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है, और स्पेशली इसकी जो 6 जो स्टेज, ये 3rd लेवल जो है इसकी 6 स्टेज पे बहुत ही कम लोग इस पर पहुंच पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी which level signifies the absence of morality in the true sense? अब 3 लेवल दिए हैं, 3 लेवल में हमारा जाहिर सी बात है 2nd और 3rd में तो होगी। फर्स्ट जो हमारा 4 ईयर से स्टार्ट होता है, हमारा कौन सा स्टार्ट होता है? प्री कन्वेंशनल, जिसको हम मोरल कन्वेंशनल भी कहते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लेवल 1 जो होता है, इसके स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं होती है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेता है, अपनी मोरालिटी करता है। एक तो बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए, और दूसरा रिवार्ड। उसे नहीं मतलब कि आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है, उसको अगर रिवार्ड हो रहा है, उसको कोई चीज मिल रही तो वो आपका काम करेगा, उसको अगर पनिशमेंट से बचना है तो वो मोरालिटी करेगा। तो लेवल 1 पे मोरालिटी एब्सेंस होती है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना हुई है, इनकी कई सारे बिंदुओं पर आलोचना हुई है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन कथनों को हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों पर इनकी आलोचना हुई है। सबसे पहले तो जो इनकी आलोचना हुई है वो हुई है जेंडर पे। इनकी जो इन्होंने जो अपनी जो प्रैक्टिकल किया या जो भी अपना डेटा कलेक्ट किया वो मेल से कलेक्ट किया है। मेल जो थे, और वो भी 16 ईयर के मेल थे, फीमेल बहुत कम थी, फीमेल जो थी वो बहुत कम थी। तो इस बात पर इनकी आलोचना हुई है। दूसरा यह है कि ये कल्चर को, संस्कृति को, ऐसा नहीं है कि ये इनकी जो थ्योरी है वो सारी संस्कृति में एप्लीकेबल हो। इन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इंपॉर्टेंस नहीं दी। कि देखिए हमारा जो कल्चर है, जरूरी नहीं है कि एक चीज यहां पर जो एक्सेप्टेबल है दूसरे कल्चर में एक्सेप्टेबल हो, या जो बहुत सी चीजें हैं दूसरे कल्चर में एक्सेप्टेबल होती हैं हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो
कल्चर को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। मेल एंड फीमेल, मेल जब इन्होंने कुछ मेल एंड फीमेल, मेल को बारे में इन्होंने कहा कि मेल की जो मोरालिटी है वो जस्टिस की तरफ चलती है, न्याय की तरफ चलती है, जबकि उन्होंने कहा कि फीमेल जो अपना फैसला लेती हैं वो फैसला लेती हैं केयर, देखभाल की बुनियाद पर। इन्होंने इन चीजों को बेसिस माना है। दूसरी चीज थी, इनकी जो सिचुएशंस थी वो सारी हाइपोथेटिकल थी, यानी काल्पनिक थी। सारी सिचुएशंस इनकी क्या थी, हाइपोथेटिक थी। जैसे कि मैंने अभी बताया हेंस का था, या पानी में बचाने का था, या जहर का इंजेक्शन देने का था, तो ये सारी सिचुएशंस इनकी जो थी वो काल्पनिक सिचुएशंस थी। आपने देखा होगा जब आप अभी अगर आप कोई सीटेट का कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपने घर लगा रहे हैं तो आपके तो आ रहे हैं 100 मार्क्स, ठीक। जब एग्जाम देने गए तो आपके आए 85 ही। तो जब आपने घर पर लगाया तब ये जबकि ये काल्पनिक सिचुएशन नहीं थी, बट ऐसी सिचुएशन नहीं थी जैसे कि एग्जाम में होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तब भी रिजल्ट वेरी करते हैं। इसीलिए जब आपने बच्चे को कोई काल्पनिक सिचुएशन दे दी तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा शो करने के लिए वैसे ही रिस्पॉन्स देगा। आपने किसी को भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी कोई अपनी नेगेटिव बात बताते हुए देखा है, या किसी भी को अगर इंटरव्यू में पूछा जाए आप करप्शन करेंगे तो कोई कहेगा नहीं मैं नहीं करूंगा। या आप किसी से कोई चीज पूछें कि आप, बहुत सारी चीजें आप इसमें कह सकते हैं जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो होती हैं, इसमें बच्चा जो है वो जो एक्चुअल जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं करता है। तो ये इनकी आलोचनाएं थी। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं। कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन मेन सैंपल, सही बात है। ये उन्होंने सिर्फ जो है, कोलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया था, सही बात है ये। कोलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ईच स्टेजेस पर तो दिए हैं उन्होंने जो है 6 स्टेजेस दी हैं, 3 लेवल दिए हैं, तो ये बात तो इस बात पर इनका क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है। कोलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड ऑफ अराइविंग एट हिज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, डुप्लीकेट नहीं किया, डुप्लीकेट का मतलब होगा एज इट इज कॉपी कर देना, डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन ये इंस्पायर हैं। पियाजे ने भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलावा एक मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है, उस थ्योरी से ये इंस्पायर हैं। कोलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज, चिल्ड्रन के रिस्पॉन्सेज को तो फोकस किया है, लेकिन फोकस किया है सिर्फ मेल बच्चों पर। तो इनका जो सही आंसर जो हो जाएगा, जिस पर क्रिटिसिज्म हुआ है, इनकी आलोचना हुई है, कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन मेल सैंपल, तो आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्डिंग टू हेन्स डिलेमा, आशा सेज, आशा कहती है, क्या कहती है आशा, दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आशा किस स्तर पर है? अब यहां पर हेन्स के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो चोरी कर ले, उसको स्टील कर ले, या वाइफ को मर जाने दे। तो आशा कह रही है कि नहीं भाई, वाइफ को मर जाने दो, चोरी करना तो गलत ही गलत है। यानी वो किस चीज पे बात कर रही है? वो बात कर रही है कि समाज, सोशल रूल्स की बात कर रही है। किस चीज की बात कर रही है? सोशल रूल्स की बात कर रही है कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको जो सोशल रूल्स एंड लॉज हैं उनको फॉलो करना ही करना है। और हमारे सोशल रूल्स किस स्टेज में आते हैं? ये हमारे आते हैं कन्वेंशनल में, ठीक। कन्वेंशनल की वो भी 4th स्टेज पे आते हैं। तो हम प्री कन्वेंशनल में हमारा आता है पनिशमेंट अवॉइडेंस, जो इसका आंसर नहीं होगा। प्री कन्वेंशनल में हमारा पर्सनल रिवार्ड आता है, जो इसका आंसर नहीं होगा। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो हमने बताया ना कि पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी जो हमारे जो लॉज हैं वो कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पर इस चीज की भी बात नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि कन्वेंशनल लेवल लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनिवीकरण, ठीक। बात समझ में आई? यानी आशा जो है वो अभी अपने मोरल डेवलपमेंट के 2nd लेवल के 4th स्टेज में है, ठीक। आगे बढ़े। कर्नेल सिंह does not pay income tax despite legal procedure and expenses,
करनैल सिंह कोई आदमी है, कानूनी प्रक्रियाओं और खर्चों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। वो सोचता है कि वो एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वो शायद कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के किस स्टेज में है, स्टेज या लेवल में है। तो उसका लेवल क्या होगा, यहां पर था हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारा जो पोस्ट कन्वेंशनल था, उन्होंने कहा हम मॉडिफाई कर लेंगे या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात करता था। तो ये देखिए वो सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कन्वेंशनल तो होगा ही नहीं। वो जो है ना डर से डर भी नहीं रहा है और ना ही पनिशमेंट के डर से और ना ही रिवॉर्ड के डर से ऐसा कर रहा है। पैरा कन्वेंशनल कुछ होता नहीं है, पैरा कन्वेंशनल कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर पोस्ट कन्वेंशनल सिंपली हो जाएगा। इसका आंसर समझ में आई बात कि करनैल सिंह डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, तो ये पोस्ट उत्तर परंपरागत में इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following criteria are met by कोलबर्ग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों से मिलते हैं? यानी स्ट्रक्चर्ड होल, समग्र संरचना, सारी चीजों को लेकर चलते हैं। सही बात है। क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, हमें जिस तरीके से गुणात्मक अंतर, जिस तरीके से बच्चा अपने स्टेजेस में आगे बढ़ता है या और इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने अपने क्वालिटेटिव डिफरेंसेस उनके अंदर हमें मिलते हैं। इनवेरिएंट सीक्वेंस, अपरिवर्तनीय अनुक्रम, यानी जो स्टेजेस जो उन्होंने दी हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हीं स्टेजेस में बच्चे का जो है मोरल डेवलपमेंट होता है। ये क्या है? अपरिवर्तनीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3, आंसर नंबर 3। अ टीचर सेज टू हर क्लास, अपनी क्लास में कहता है, एज इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आर असाइन्ड टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्न फ्रॉम इफेक्टिवली, ऑल स्टूडेंट शुड कंप्लीट असाइनमेंट प्रिस्क्राइब विदाउट एनी असिस्टेंट। यानी एक शिक्षक अपनी कक्षा में कहता है, जैसा कि अलग अलग असाइनमेंट को अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, सभी छात्रों को बिना किसी सहायता के असाइनमेंट को पूरा करना है। यानी टीचर ने कुछ असाइनमेंट दिए हैं, हर बच्चे को अलग असाइनमेंट दिया है और कहा है कि ये हर बच्चे में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाएगा ये असाइनमेंट, और कहा है कि ये किसी की सहायता से आपको नहीं करना है, किसी की असिस्टेंस आपको नहीं लेना है, किसी की हेल्प आपको नहीं लेना है। वो कोलबर्ग के नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में किसका उल्लेख कर रही है? यानी किसी की हेल्प नहीं लेना है, किसी को कुछ नहीं करना है। तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक मंच, पोस्ट कन्वेंशनल इसमें नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल में हम कहते हैं ये बात कर रही है कि जैसा जो रूल बना दिया उसी रूल को फॉलो करना है। तो पोस्ट कन्वेंशनल में तो हम रूल को अब मॉडिफाई कर सकते हैं और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, फर्स्ट पनिशमेंट अवॉइडेंस, पनिशमेंट अवॉइडेंस, इसमें पनिशमेंट की कोई बात नहीं, यहां पर सीखने की बात है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, नहीं, यहां पर तो ऐसा कोई बात नहीं हो रही है कि आप ऐसा कर दो तो आपको ये चीज मिलेगी, तो ये बात भी नहीं है। तो कन्वेंशनल स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर, यानी हमारा जो कन्वेंशनल स्टेज है, पारंपरिक चरण, जो फोर्थ जो इसका लेवल आएगा, जो इसका स्टेज आएगी फोर्थ, लॉ एंड ऑर्डर, के जो हमने लॉ एंड ऑर्डर बना दिया कि स्टूडेंट शुड कंप्लीट असाइनमेंट प्रिस्क्राइब विदाउट, इस पे विदाउट एनी असिस्टेंट, यानी बिना किसी सहायता के असाइनमेंट को पूरा करना है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। तो कन्वेंशनल स्टेज यानी पारंपरिक चरण, इसका जो है लेवल 2 का कौन सी स्टेज आएगी? ये फोर्थ स्टेज। बात क्लियर हुई? पारंपरिक चरण के 4 कानून और व्यवस्था की बात कर रही है यहां पर। आगे बढ़े। वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज दैट, कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं में से ये है। आलोचनाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको किसी ना किसी उसमें देखने को मिल जाएगा। ही डिड नॉट रिफर टू पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उन्होंने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। बिल्कुल किया है उन्होंने, उसी से वो इंस्पायर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ही डज नॉट प्रपोजेस स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज ऑफ चिल्ड्रन एट ईच स्टेज, नहीं, उन्होंने जो है हर एक के जो है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज दिए हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ही डिड नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च ऑन चिल्ड्रन, बिल्कुल किया है।
यानी हिज थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनाइन पर्सपेक्टिव, उनका सिद्धांत स्त्री परिप्रेक्ष्य को कमजोर करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि उन्होंने क्या लिया था, उनका जो सैंपल था वो मेल सैंपल था, उन्होंने बॉयज को ज्यादा लिया था, फीमेल जो है लड़कियां थी उनको कम लिया था। तो इसका इनका क्रिटिसिज्म इस बात पर हुआ है। तो आंसर नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल हाई होता चला जा रहा है। कैरोल गिलिगन इनकी जो है असिस्टेंट थी, क्रिटिक्ड लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बाय आर्गुइंग दैट मैन हैव मोरालिटी ऑफ खाली जगह वाइल वुमेन हैव मोरालिटी ऑफ। यानी कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की ये तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में होती है खाली जगह नैतिकता होती है, जबकि महिलाओं में नैतिकता होती है। जबकि जो मैंने अभी बताया था, मेल्स में क्या होती है, जस्टिस न्याय, जबकि फीमेल्स में देखभाल यानी केयर की होती है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नूरी जजेस अदर एक्शन बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट, नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तर्क के आधार पर करती है कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमें उसके लिए उसके नियमों का पालन करना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिक तर्क की किस अवस्था में है। जहां पर समाज से रिलेटेड आ जाए कि हमें अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चलना है, तो उसका आंसर सिंपली कन्वेंशनल परंपरागत हो जाएगा। जो कि मैंने भी बताया था, 2 स्टेज होती हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल। यहां पर सोशल रूल्स को फॉलो करना, ठीक। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। 4th नहीं, 2nd इसका आंसर हो जाएगा, कन्वेंशनल स्टेज, ठीक। कैरोल गिलिगन हैज क्रिटिक्ड कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उन्होंने जो है इसकी आलोचना की है किस बात पर, फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर, नहीं इस बात पर नहीं की है। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मेथड, नहीं। फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव परस्पेक्टिव, नहीं। फ्रॉम अ फेमिनिस्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर फ्रॉम अ फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव, यानी क्योंकि इन्होंने जो है मेल पर ज्यादा फोकस किया था, मेल ओरिएंटेड इनकी जो सैंपल था वो मेल ओरिएंटेड था इनका सैंपल। तो आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल। जैसे मैंने अभी बताया, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ये किस स्टेज पे आती है, प्री मोरल प्री कन्वेंशनल पे नहीं आती है। लॉ ऑफ हेट्रोजेनियस इसमें कुछ नहीं है, ये लॉ ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन में नहीं है। तो कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत पे ये हमारी गुड बॉय गुड गर्ल, जैसे कि हमें एग्जांपल दिया था कि वो अपना होमवर्क सिर्फ इसलिए करके ले जाती है कि क्लास में उसकी बेइज्जती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, यानी हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग, यानी लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार समाज का प्रारंभिक परिक्षेप लेने पर नैतिक चिंतन किस स्तर पर आधारित है। हमने बताया था कि जब समाज की सोसाइटी की बात आए तो प्री कन्वेंशनल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला तो था पनिशमेंट फिर रिवार्ड, पनिशमेंट फिर रिवार्ड। पोस्ट कन्वेंशनल में लॉ कैन बी मॉडिफाई और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की हम बात करें। लेट कन्वेंशनल कुछ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कन्वेंशनल यानी परंपरागत, जिसमें हम बात करते हैं पहला गुड बॉय और दूसरा आता है सोशल ऑर्डर, सोशल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। देखिए इसमें जो है थोड़े थोड़े इनके जो ऑप्शंस दिए हों उनमें माइन्यूट से चेंजेस हैं। जैसे इसमें कहा गया कोलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी इंपेरिकल एविडेंसेस, नहीं उन्होंने इंपेरिकल एविडेंसेस दिए थे, उसी बेसिस पर डेवलप की थी। कोलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क ही विकास है, ऐसा नहीं बात है। कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस, उन्होंने बिल्कुल 6 स्टेजेस दिए हैं। कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग फॉर मैन एंड वुमेन,
कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग फॉर मैन एंड वुमेन, कल्चरल डिफरेंसेस को और मैन एंड वुमेन को उन्होंने नहीं किया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को यानी कल्चरल डिफरेंस को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया है, कल्चरल डिफरेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आंसर नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, यानी कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। अब किस तरीके से टीचर नैतिक मूल्यों को विस्थापित करेगा? गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग। हर रिलीजियस में कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज होती हैं जिससे बच्चा जो है मोरल डेवलपमेंट होता है उसका। देखते हैं आगे और क्या क्या है। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, आपने जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दे के रख दिया, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो ये आंसर तो नहीं लग रहा है। व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाना, स्पष्ट नियम हमने बना दिए हैं, बहुत सारे नियम बना दिए हैं कि जो है जो हमारे रोड रूल्स हैं या इनको फॉलो करना है, लेकिन लोग कहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे व्यवहार करना है पर सख्त निर्देश देना। सख्त निर्देश, इतने हमने सख्त निर्देश दे दिए कि हम विदाउट हेलमेट अगर आप जाएंगे तो आप पर चालान कटेगा, आप पर फाइन लगेगा, लेकिन फिर भी लोग जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज। देखिए, जब तक बच्चों में खुद से मोरालिटी डेवलप नहीं होगी तब तक न रिलीजन कुछ कर सकता है, न उन्हें बिहेवियर कुछ कर सकता है, न कोई इनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कुछ कर सकते हैं। वो कुछ ना कुछ चोर रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जब आप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि नैतिकता क्या होती है, या हम जो है हम डिस्कस करेंगे दहेज के ऊपर, हम डिस्कस करेंगे जो है करप्शन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे बच्चों में, तो बच्चों के अंदर मोरालिटी खुद ब खुद डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The stage 5 of post conventional morality as given by Lawrence Kohlberg is marked by, पांचवी जो इसकी स्टेज है जो कि हमने बात की थी, पांचवी यहां पे लॉ कैन बी मॉडिफाई। हम देखना है कि लॉ कैन बी मॉडिफाई एज पर द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। ये कौन सा चीज इसमें फॉलो करती है? अ फ्री एग्रीमेंट टू फॉलो सोशल कॉन्टेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। फ्री एग्रीमेंट तो नहीं होता है, मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंधन का पालन करने के लिए स्वतंत्र समझौता। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मुलेशन ऑफ मोरल वैल्यूज दैट बाईपास एथिक्स, इस पे हम चर्चा करेंगे। और दैट नीड टू अपीयर टू बी ए गुड पर्सन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम जो है गुड पर्सन, गुड बॉय, बैड बॉय, ये इसकी स्टेज नहीं होती है। देखिए, फ्री एग्रीमेंट भी नहीं होता है एंड फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स भी नहीं। फॉर्मुलेशन ऑफ मोरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ों में इंडिविजुअल इस स्टेज पर पहुंच के कुछ अपने रूल्स बना लेता है कि भले वो जो है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में कुछ लोगों के लिए सही नहीं हो, लेकिन इनका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, इन चीज़ों का कुछ चीज़ है। जैसे कि बताया कि वो पे नहीं कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार भ्रष्ट है, भले उन पर फाइन लग जाए, उन्हें सजा हो जाए। तो फॉर्मुलेशन ऑफ मोरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, इंडिविजुअल अपने कुछ रूल्स बना लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल अकाउंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भाई किस बात पे उनकी आलोचना हुई है? कोलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेजेस, सबको उन्होंने जो है ईच स्टेजेस पे उन्होंने दिया है। कोलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड, बिल्कुल नहीं किया है। कोलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज, बिल्कुल नहीं। कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरली ऑन मेल सैंपल, ये 4th इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हमें देखना है कि प्री कन्वेंशनल हमारा जो फर्स्ट जो लेवल है उसमें क्या क्या, पहला इसमें क्या होता है पनिशमेंट से बचने के लिए, और दूसरा रिवार्ड।
अब देखते हैं इनसे कौन सी चीज मैच करती है। फोकस ऑन हाउ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर इन्फ्लुएंसेस मोरल डेवलपमेंट, बिल्कुल इन दोनों में से कोई बात नहीं हो रही है। गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द ओबेइंग और कॉन्सिक्वेंसेज डिसोबेइंग रूल्स। गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द ओबेइंग और कॉन्सिक्वेंसेज डिसोबेइंग रूल्स, यानी अच्छा और बुरा, नैतिकता इस ये चीज डिसाइड करेगी अच्छा या बुरा नियमों को मानने या न मानने के परिणाम से निर्धारित है। यानी अगर माना, उसका मान लिया बात तो अच्छी बात है, आपको सजा, आप सजा से बच जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, आप जो है सजा से बच जाएंगे। अगर आपने डिसओबे किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये चीज, इसका ये मतलब निकल रहा है। आगे के और ऑप्शन देखते हैं। द इंडिविजुअल स्ट्राइव टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर की यहां पर बात नहीं होती है। उसको जो है गुड बॉय और बैड बॉय का अपनी इमेज, गुड गर्ल और गुड बॉय की इमेज क्रिएट नहीं करना है। व्यक्ति अपने कार्य को परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यहां पर दूसरों की अपेक्षा को बनाए रखने का प्रयास करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा हमारा आता है कन्वेंशनल स्टेज में आता है। ये हमारे दूसरों की अपेक्षाएं हमारी आती हैं कन्वेंशनल स्टेज में। सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल दैट आर यूनिवर्सल, जैसे कि अभी आया ना सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल, ये बात हमारी आती है पोस्ट कन्वेंशनल में। सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल, अपने खुद रूल बना लेता है, ये आती है हमारी, ये बात आती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल में। जैसे कि मैंने अभी बताया ना सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल, हमने जो पीछे डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ मोरल वैल्यूज दैट बाईपास एथिक्स, यानी वो अपने खुद कुछ रूल्स ऐसे बना लेगा जो बाईपास करेंगे एथिक्स को। तो इसका सही आंसर जो प्री कन्वेंशनल को आइडेंटिफाई कर रहा है, ओबेइंग और कॉन्सिक्वेंसेज डिसओबेइंग रूल्स, यानी अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? आगे बढ़े। According to Kohlberg theory of moral development, the level in which moral understanding is based on rewards, punishment and other power authority is called reward, punishment and, अभी हमने डिस्कस किया reward and punishment की बात होती है हमारे पोस्ट कन्वेंशनल में, इसकी बात नहीं होती है। प्री कन्वेंशनल की यहां पर हम बात करते हैं, पहले रिवार्ड, यहां पर हम पनिशमेंट की बात करते हैं और रिवार्ड की बात करते हैं। कन्वेंशनल में हम जो है सोशल ऑर्डर, सोशल रूल्स और दूसरों की चीजों की बात करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा, फॉर्मल कुछ होता नहीं है, तो प्री कन्वेंशनल इज द आंसर। ठीक, आगे बढ़े। अमरजीत कंसीडर रूल एज फिक्स्ड एंड एडवोकेट दैट एवरीवन शुड फॉलो रूल इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशन अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। एट विच स्टेज अमरजीत? अमरजीत वही स्टेज पर है जिसमें उसने कहा था कि हेंस को चोरी नहीं करना चाहिए, यानी शुड फॉलो द रूल इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल सिचुएशन, कि कोई भी सिचुएशन हो हमें रूल फॉलो करना है। तो ये हमारी आएगी कन्वेंशनल स्टेज में आएगी। कन्वेंशनल में हमारी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो ये आंसर नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, ये भी हमारा जो है प्री कन्वेंशनल की है। गुड बॉय बैड बॉय, ये सेकंड के। लॉ एंड ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर, यानी हमें जो है फॉलो रूल्स को फॉलो करना है, चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी हो। हेंस को चोरी नहीं करना चाहिए, चाहे भले उसकी वाइफ मर जाए। ये बात कहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अ चाइल्ड रीजंस दैट इफ द लॉज आर नॉट मीटिंग द नीड ऑफ द पीपल दे कैन बी चेंज थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, जो कि अभी मैंने बताया था कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी रूल्स कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सम डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अपने रूल्स को बदल सकते हैं। तो ये किस स्टेज पे आता है? हमारा ये आता है पोस्ट कन्वेंशनल में, इनमें नहीं आता। तो इसका सिंपल आंसर हमारा पोस्ट कन्वेंशनल हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा। इनको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इनमें क्या होगा, तो हम थोड़ा तेजी से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच स्टेट डज सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल नीड डिटरमाइंस मोरल चॉइस? सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स डिटरमाइन मोरल चॉइस, के मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी किस में आती है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में नहीं आएगी, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में नहीं आएगी, गुड बाय। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, कि मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य, कुछ मेरा, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये आएगी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में। और ये स्टेज होती है इसकी प्री कन्वेंशनल की सेकेंड स्टेज होती है। ठीक,
Nuri judges other actions based on the argument that we have some duties towards society and we should, ये क्वेश्चन हो चुका है, we should obey rules for the sake as per the Lawrence, obey the rules यानी इसका कन्वेंशनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, रिपीटिशन था वो क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। कोलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं। किस तरीके से बच्चे सोचते हैं? अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, यस, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो हर कोई सोचता है। इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेजेस, नहीं, जो 6 स्टेजेस दिए हैं, हर स्टेजेस पर सोचने का तरीका बच्चे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है उसका सोचने का तरीका भी बदलता चला जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, बिल्कुल सही बात है, हर स्टेजेस पर वो डिफरेंट, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, बट पेरेंट्स एक लेवल होती है 5-7 साल तक, तब तक बच्चे सोचते हैं अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, उसके बाद नहीं सोचते हैं। तो 2 ऑप्शन हमारे बन रहे हैं, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेज यानी अलग अलग चरणों में अलग अलग, या अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। देखिए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो होता ही है, लेकिन डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, जो अगर हम इसको चुनते हैं तो हम इस बात को नकार नहीं सकते, जो कि कोलबर्ग ने कही है कि बच्चे अलग अलग स्टेज में अलग अलग सोचते हैं। जो बच्चा अभी कन्वेंशनल स्टेज पर है वो कहेगा कि हेंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक। जब वो बच्चा और आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो कहेगा कि हम जो है हेंस चोरी कर ले, वरना उसकी जो है वाइफ, जो एथिकल जो चीजें हैं उनको बाईपास करते हुए वो कहेगा कि वो चोरी कर ले और दवा अपनी वाइफ को दे दे। और जैसे जैसे इसी तरीके से है कि जैसे हम उस स्टेज पे होते हैं कन्वेंशनल पे, तो पहले हम कहते हैं कि नहीं, हम कोई अगर इमरजेंसी है या कोई भी चीज है तो पहले फॉर्म भरो, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन जब जब हमारी स्टेज बढ़ती चली जाती है बच्चे की, तो वो कहेगा नहीं, पहले ट्रीटमेंट दे दो, उसके बाद उसको फॉर्म भर देगा वो अपना जो है हॉस्पिटल में। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट तो बात हो रही है, लेकिन बच्चा डिफरेंटली बिहेव करता है एट डिफरेंट स्टेज। तो इसका आंसर 3rd, अलग अलग चरणों में अलग अलग होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन बीइंग ओबिएंट फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट कैरेक्टराइजेज, कौन सी? ओबीडियंट फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट। सिंपली हमारा ये प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, जिसमें दंड से बचने के लिए, ये कीवर्ड्स हैं सारे, दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए पूर्व परंपरागत, और जो है ये पहली स्टेज हो जाएगी एकदम, और दूसरी स्टेज हमारी रिवार्ड एंड इनोटेशन, ये वाली स्टेज हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द कोलबर्ग मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? There is a continuity in development of moral thinking. मोरल थिंक कंटिन्यूटी, जहां स्टेजेस की बात आती है, जिसने स्टेजेस दी हैं वो कंटिन्यूटी की बात नहीं करते हैं। जैसे प्याजे हुए, वो कंटिन्यूटी की बात नहीं करते हैं। डिसकंटिन्यूस, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है डिसकंटिन्यूस है। ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, इट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डरली प्रोसेस ना हो। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। मोरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमरली ऑन कल्चरल वैल्यूज, ऐसी बात भी नहीं है। दूसरी बात कहता है कि स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। कोलबर्ग कहते हैं कि जो नैतिक विकास के चरणों का रूप सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल है। इन्हीं 6 स्टेजेस से, जो ये 6 स्टेजेस दिए, इन्हीं से, चाहे बच्चा इंडिया का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, इन्हीं स्टेजेस से गुजर के जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन फॉलो टिट फॉर टैट। एक और टर्म आ गई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये मैंने बताया था आपका, सिंपली ये होता है प्री कन्वेंशनल के सेकेंड स्टेज में, जहां पर होता है इंस्ट्रूमेंट। गुड बॉय, ये कौन सा लेवल है? गुड बॉय है, ये लेवल 2 आ गया। सोशल ऑर्डर, ये भी लेवल 2 आ गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये भी लेवल 2 आ गया। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ये लेवल 1 है, और टिट फॉर टैट इसी में होता है। तो इसका आंसर नंबर 4 यांत्रिक उद्देश्य
अभिनिवीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। असर्शन है, दावा है कि कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम, कहां से मूव करते हैं, मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज। यहां बात हो रही है लेवल 1 से लेवल 3 तक जाने की। क्या कह रहे हैं कि बच्चे यहां स्टार्ट करते हैं कि पनिशमेंट से, ओबीडियंस से, और जाते हैं, पहुंचते हैं कि लॉज को मॉडिफाई किया जा सकता है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों, यानी अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, को समझने से ये निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अच्छे हैं या बुरे। ये समझने के लिए नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है। तो इसका रीजन क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन नेचर, यानी लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। सही बात है, जो उन्होंने चरण दिए हैं वो उन्होंने इस स्टेज पे तो बच्चा कह रहा है कि नहीं, पनिशमेंट से बचने के लिए फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते वो कह रहा है कि मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो ये दोनों बात बिल्कुल सही है, और उन्होंने कहा कि ये प्रोग्रेसिव, ये जो विकास जो होता है वो कैसा है, वो प्रोग्रेसिव है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। यानी ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। निम्नलिखित में से किसे कोलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जाएगा। द थ्योरी हैज एलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, या इट एस्टेब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन। इट एस्टेब्लिश, ये तो कुछ नहीं है, टेस्टिंग के तो बहुत सारे प्रोसीजर हुए हैं। इट एस्टेब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन। मोरल रीजनिंग कि हम कैसा सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसमें एक एसोसिएशन बना रहा है। या हिज बिलीव इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसोफर, उनका सिद्धांत, उनकी मान्यता है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, तो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। देखिए, दो बातें हैं, इनमें से फैसला करना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। या तो ये आंसर सही है या फिर फोर्थ आंसर सही है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें। पहला कह रहा है कि क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, मोरल रीजनिंग और एक्शन में। दूसरा कह रहा है कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। अब चीज यहां पर देखिए, जो उन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं, इनमें इन्होंने कहा है कि ये जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, और जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है, जैसे जैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है, उसकी मैच्योरिटी, उसका जो है चीजें चेंज होती चली जाती हैं। आज वो सोच रहा है कि हमें सोशल ऑर्डर चाहे कुछ भी कंडीशन हो फॉलो करना चाहिए, लेकिन बाद में कह रहा है कि नहीं, हम जो है अपने इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो जैसे जैसे बच्चे के अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी आ रही है, उसकी मोरल मैच्योरिटी क्या हो रही है, वो चेंज होती चली जा रही है। उनके बीच एक एसोसिएशन बन रहा है कि एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। अब देखिए, ये ऑप्शन जो है आपके इस ऑप्शन को, मोरल रीजनिंग और एक्शन को अपने अंदर समेटे हुए है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। जैसे जैसे कॉग्निटिव मैच्योरिटी आती है बच्चे के अंदर, मोरल मैच्योरिटी बच्चे की उसी तरीके से चेंज होती चली जाती है। आज आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस हो गए हैं सारे खत्म। तो आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक कोलबर्ग की एक थ्योरी क्लासेस पूरी एक चैनल पे पड़ी हुई है, उसको भी आप देखिए। तो आई एम श्योर दैट इस वीडियो और उस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे पहले मैंने पियाजे से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं और वाइगोत्स्की से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो उनको भी आप जो है ज़रूर देखिए। मैं
डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।